Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today, the topic that I am going to discuss is data organization and data analysis. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है और डेटा एनालिसिस है, ये बायोलॉजिकल मेथड के एक इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा क्या होता है. डेटा कैन बी डिफाइंड as the information such as names, dates और values made from observation and experimentation. कि डेटा क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से मिलती है इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, डेट्स और वैल्यूज़. मतलब जब हमने एक्सपेरिमेंट किया या हमने ऑब्जर्वेशन की और उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, कुछ डेट्स में मिली, कुछ वैल्यूज़ में मिली और कुछ नामों में मिली, हम लोगों ने उस इंफॉर्मेशन को डेटा का नाम देना है. ठीक है. उसके बाद अब डेटा ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसमें हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे. मीन्स कि जो डेटा हमें मिला है उसे हम लोग स्पेसिफिक वे में अरेंज करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट एंड देन टू टेस्ट हाइपोथेसिस. बच्चों, एक हाइपोथेसिस को बनाने के लिए और उसे टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं. मीन्स ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया और फिर उस डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि साइंटिस्ट बताए कि उसने ये डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं ये इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट. अगर हम लोग ये बताते हैं कि हमने डेटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है तो ये हमारे एक्सपेरिमेंट की जो क्वालिटी होती है उसे मज़ीद बढ़ा देते हैं. ठीक है. और डेटा जो होता है ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट फॉर्मेट्स में. मीन्स कि हम लोग डेटा को ग्राफिक्स में, टेबल की फॉर्म में, फ्लो चार्ट की शक्ल में, मैप की शक्ल में या डायग्राम की शक्ल में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों हमने क्या दिखा कि हम लोग क्या करेंगे कि जब हमने हाइपोथेसिस बनानी होती है, ये टेस्ट करनी होती है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. उसके बाद हमें ये बताना ज़रूरी है कि हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, क्योंकि ये हमारे एक्सपेरिमेंट की क्वालिटी को बताता है. और जो डेटा हमें मिला है हम उसे ग्राफिक, टेबल, फ्लो चार्ट की शक्ल में ऑर्गेनाइज कर देते हैं. उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस. बच्चों, डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी हाइपोथेसिस जो हमने जिस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो ठीक है या नहीं. मीन्स के डेटा एनालिसिस क्या है बच्चों, किसी चीज़ को एनालाइज करना, तज्जिया करना, उसे गौर से जांच पड़ताल उसकी करना. ठीक है. तो क्या है, डेटा एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि हमारी जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाइपोथेसिस प्रूव हुई है या नहीं प्रूव हुई, मतलब वो रॉन्ग हो गई है या ठीक है. इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. अब हम लोग इसे करेंगे किस तरह से बच्चों, स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हुए, यानी मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए हम बच्चों डेटा को एनालाइज करते हैं, जिसमें आता क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन. रेशियो के बारे में तो आप जानते हैं. अब क्या है रेशियो, क्या है, व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कोशेंट. मीन्स कि जब हमारे पास लेट्स सपोज दो नंबर हैं ए और बी और हम उसे कोशेंट की शक्ल में, मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी की शक्ल में या ए बाय बी की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं. अब इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि रेशियो को हम डिवाइड से या फिर कॉलन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मतलब रेशियो को दो दो जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके दरमियान में रेशियो हम लोग कॉलन के साइन से या डिवीजन के साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर बच्चों, अगर हम लोग एक 50 मलेरियल पेशेंट्स हैं और 150 नॉर्मल पर्सनस हैं, तो इनके दरमियान में अगर हम लोग रेशियो निकालें तो बच्चों वो क्या आती है, 1:3. ठीक है. तो 1:3 कैसे आई बच्चों, ये 150 है, डिवाइड 150 कर दें कुछ इस तरह से, 51 ज़ा 50, 53 ज़ा 150. ठीक है. तो क्या है, 1:3 हमारी आ जाएगी. उसके बाद हम लोग मूव करते हैं प्रोपोर्शन. क्या होता है बच्चों, जब हमारे पास दो रेशियोज़ हैं, ठीक है, और उन दो रेशियोज़ को हम इक्वालिटी के साइन से, मीन्स इक्वल के मार्क से रिप्रेजेंट कर दें, तो बच्चों ये क्या हो जाता है, ये प्रोपोर्शन हो जाता है. जैसे एक एग्जांपल ले, ए रेशियो बी थी हमारे पास, दूसरी हमारे पास सी रेशियो डी थी. ठीक है.
और इनके दरमियान में अगर हम इज इक्वल लगा दें तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या कहेंगे, ये क्या है, प्रोपोर्शन है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उन्होंने भी यही एग्जांपल दी है, A/B इज इक्वल C/D क्या है, एक प्रोपोर्शन है दो रेशियोज के दरमियान में। दिस प्रोपोर्शन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, अब इसे हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स कि हम इज इक्वल की जगह 4 डॉट्स पुट कर दें, मीन्स के कोलन 2 दफ़ा लगा दें, तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब बच्चों वो कहते हैं कि हम लोग प्रोपोर्शन लगाते ही क्यों हैं बच्चों, जब हमें 3 वैल्यूज़ का पता है और एक वैल्यू नहीं पता, यानी एक वैल्यू x है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोपोर्शन का मेथड यूज़ करते हुए उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कह रहे हैं बायोलॉजिस्ट कैन कैलकुलेट हाउ मैनी बर्ड्स विल गेट मलेरिया, बायोलॉजिस्ट ने ये कैलकुलेट किया है कि कितने बर्ड को मलेरिया हो जाएगा व्हेन ही अलाउ इन्फेक्टेड मॉस्किटो टू बाइट 100 हेल्दी स्पैरोज, जब वो मॉस्किटो को कहें कि वो 100 हेल्दी स्पैरो को बाइट करें। तो बच्चों अब इससे पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने देखा था कि उन्होंने 20 स्पैरोज को बाइट करवाया था और उसमें से 14 को मलेरिया हो गया था। अब एक रेशो क्या आ गई, 20 और 40, दूसरी 100 और एक एक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि 100 हेल्दी स्पैरो को मॉस्किटो ने बाइट किया था तो कितनों को मलेरिया हो गया था। इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। ये देखें बच्चों, ये क्या, 14/20 एक रेशो आ गई हमारी, x/100 दूसरी रेशो आ गई। ठीक है, उसकी प्रोपोर्शन हमने किस तरह बनाई, 14/20, फिर डबल रेशो यानी हमारी प्रोपोर्शन x/100। बाद में इन लोगों ने, हमें पता है कि हम लोग रेशो के साइन को डिवाइड में चेंज कर देते हैं, तो ये यहाँ पर इन्होंने डिवाइड में चेंज कर दिया है। बाद में बच्चों इन्होंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x×100, 100×14। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 70 आंसर आया, मीन्स के जो 70 स्पैरो, 100 स्पैरोज जिनको 100 स्पैरोज जिनको इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया था उसमें से 70 को मलेरिया हो जाएगा। तो बेसिकली बच्चों हमने मैथमेटिक्स को यूज़ किया है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो उन्होंने बताया कि स्टैट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम लोगों ने डेटा को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करके डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म रॉ डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब क्या कह रहे हैं कि ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन में जो मौजूद हमारी कैलकुलेशन में मौजूद जो हमारा डेटा था उसे ये इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देता है। मीन्स पहले हमें सिंपल यही पता था कि 100 हेल्दी पर्सनस को मॉस्किटो ने बाइट किया है, तो फिर हम कह रहे थे कि कितनों को होगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि 70 को मिल जाएगा। तो बच्चों ये क्या है हमारी, विच कैन बी यूज टू समराइज एंड रिपोर्ट रिजल्ट, और फिर हम लोग इसे क्या करेंगे, रिजल्ट भी बना सकते हैं और अपनी एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो कि हमारे सेकंड चैप्टर का मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल मीन इम्पोर्टेंट अहम पार्ट है साइंटिफिक प्रोसेस का। अब कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड में बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स की टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिनमें हमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है, मैथमेटिक्स के इल्म को हमें जानना ज़रूरी है, इनमें क्या आता है, जीन फाइंडिंग, प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन। आगे बच्चों, बायो इन्फॉर्मेटिव रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टेटिस्टिकल एनालिसिस फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा। बायो इन्फॉर्मेटिव एक मतलब वो ब्रांच है बायो की जिसमें हम लोग कंप्यूटर और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए अपने डेटा को एनालाइज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात नहीं समझ आई, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।